हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। आज वो पल है, आज वो क्षण है जब आपको सिद्ध करके दिखाना है कि आपने कितना ज्ञानार्जन किया है पूरे साल में। विज्ञान विषय का पेपर बेहद ही शानदार तरीके से आप लोग करने वाले हैं, क्योंकि आज की क्लास संपूर्ण जीव विज्ञान, संपूर्ण रसायन विज्ञान और संपूर्ण भौतिक विज्ञान की अलग अलग सेशन में मैं लेकर के आया हूं। अभी आपके सामने जो क्लास लेने चल रहे हैं हम लोग, ये संपूर्ण बायोलॉजी की होने वाली है, संपूर्ण जीव विज्ञान की होने वाली है। यानी कि बायोलॉजी में एकरा से ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इतने को आप ध्यान से सुन लेंगे ना बाबू, ध्यान से खाली सुन लीजिए, पेपर आउट है। पेपर आउट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पूरा का पूरा अगर यही से नहीं फंसा तो हमसे कहिएगा। माने इसमें से आपको जितना क्वेश्चन करना होगा उतना क्वेश्चन कंफर्म आ जाना है। तो आइए क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करेंगे गुड मॉर्निंग के साथ। विश यू वेरी गुड मॉर्निंग। आइए देखते हैं आज का सेशन कंप्लीट करना है हमको। बहुत ढेर सारा कंटेंट है, लेकिन सॉलिड कंटेंट है। इस कंटेंट से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है, मतलब अब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ यह जाकर ओजा लिख देना है, बात खत्म। एक बार जोरदार तरीके से सारे साथियों में अपने सेशन को शेयर करेंगे, क्योंकि यह क्लास बेहद ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए सुबह सुबह यह क्लास लेकर के आया हूं, क्योंकि ताजा दिमाग रहेगा और सब कुछ आपको याद रहेगा। बस एक काम करते रहिएगा, क्लास के साथ कॉपी में लिखते हुए जरूर चलिएगा। कॉपी में लिखते हुए चलेंगे, नो डाउट बहुत बढ़िया हो जाएगा। 1 घंटे की क्लास होगी शानदार तरीके से। थोड़ा फास्ट चलेंगे लेकिन सब कुछ लेके चलेंगे, पक्की बात है। जोरदार तरीके से लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे फ्रेंड्स में, और अगर आज आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बेहद ही शानदार तरीके से। आ रहा है आपके सामने आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है, कहां से बाहर निकलती है? बैक टू बैक हम लोग आंसर करेंगे, बहुत ही तेजी के साथ चलेंगे, इसमें कोई लापरवाही नहीं, बहुत बढ़िया से। वो कहां से निकलती भैया? जल से निकलती है। थोड़ा सा मिसिंग होगा, देखते रहेंगे। मैग्नीशियम कहां पर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्लोरोफिल में। कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल में। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? ये मृतोपजीवी होते हैं। कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंगी जंतु है? उभयलिंगी जंतु वे जंतु होते हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों तरह के जनन अंग उपस्थित होते हैं। तो इसमें सही आंसर जाने वाला है किसके लिए? केचुआ के लिए। अगली क्लास, अगला सेशन आपके लिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया रोग होता है। बेटा कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो बताया गया इनमें सभी आवश्यक है। क्या क्या चीजें आवश्यक है भैया? तो आपके सामने लिखा हुआ है बैक टू बैक में। क्या लिखा है? पर्णहरिम भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। इसके अलावा और क्या ऑप्शन में हो सकता है? जल आवश्यक है। ठीक है, ये 4 चीजें जरूरी हैं, इसलिए इनमें सभी का ऑप्शन सही जाएगा इसके लिए। अगला प्रश्न, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? तो आप बताएंगे 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। एक चीज इसमें बता दूं, अगर वयस्क मनुष्य की जगह पे शिशु पूछ दे या बच्चा पूछ दे तो उस बच्चे में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं। और इन 20 दांतों को क्या कहते हैं? दूध का दांत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? दूध का दांत कहते हैं। जब इंसान वयस्क हो जाता है, वयस्क का मतलब जब किशोरावस्था में पहुंच जाता है या किशोरावस्था से आगे, तो उसके पूरे मुंह में जो होते हैं दांतों की संख्या 28 हो जाती है। बाद में 4 दांत और उत्पन्न होते हैं और वो मिल करके कितने बन जाते हैं? 32। ये जो 4 दांत बनते हैं इनको विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ कहते हैं। टोटल संख्या कितनी? 32। बच्चों में कितनी? 20। एक चीज और बता दूं, दंत सूत्र अगर आपसे पूछ लेगा परीक्षा में, दंत सूत्र आपसे पूछ लिया तो क्या बताएंगे? 21-23/21-23। याद रहेगा। दंत सूत्र क्या लिखोगे? तुरंत कमेंट करो। दंत सूत्र क्या लिखोगे? तुरंत कमेंट करो। बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, 21-23/21-23। यानी कि क्या होगा? 2 गो इंसाइजर होगा, 1 गो केनाइन होगा, 2 गो प्रीमोलर होगा और 3 गो मोलर होगा। पक्की बात है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आपके सामने, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती का आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? मंड घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें सभी के लिए, या क्लोरोफिल को घोलने के लिए? बिल्कुल क्लोरोफिल को घोलने के लिए नहीं होता भैया, मंड को घोलने के लिए होता है। किसको होता है? मंड को घोलने के लिए। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने,
पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का? बिल्कुल कीमोट्रोपिज्म है। कहां पे लिखा भैया कीमोट्रोपिज्म? डी फॉर डायनामाइट, इसका आंसर सही जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है भैया? पित्तरस का श्रावण कहां से होता है? अगर पित्तरस की बात पूछेगा तो दो बातें आपको याद रखना है। पहला तो इसका श्रावण कहां से होता है? तो यकृत से। अगर इसका कार्य पूछ ले, पित्तरस का कार्य पूछ ले आपसे, तो सिर्फ दो कार्य बताइएगा। पहला काम क्या बताएंगे? वसा का इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है, इमल्सीकरण करता है, वसा का इमल्सीकरण करता है। मजा आएगा बेटा, पक्की बात बता रहा हूं, इससे बाहर बायोलॉजी का एक क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए। माने अगर आपको जितना 5 दूनी 10 नंबर, वहां से 5 नंबर और 8 13 नंबर, 13 नंबर में से आपको गारंटी देता हूं कि 13 में से 13 को यहां से मिलेगा, जो लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी है। सारा कुछ इसमें है, बाहर कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल और सब्जेक्टिव इसमें ले आया हूं, वेरी इंपॉर्टेंट वाले। पक्की बात बता दे रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि आपको वसा का इमल्सीकरण यानी कि वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना, ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है कि अम्लीय भोज्य पदार्थ को क्षारीय बनाना, अम्लीय भोज्य पदार्थ को थोड़ा तेज चल रहे हैं बेटा, पदार्थ को क्षारीय बनाना, क्योंकि पूरा हमको खत्म करना है 1 घंटे में, क्षारीय बनाना, ठीक है। चलिए अगली कहानी क्या कहती है भैया? अगला क्वेश्चन आपके सामने, पारितंत्र में देखिए, सब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने आ गया। पारितंत्र में अपमार्जकों का क्या महत्व होता है? अपमार्जक का महत्व के बारे में बताना है, अपमार्जकों का क्या महत्व होता है। तो इसको हमने बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। क्या कि जो भी जीवित जीव कभी मर जाता है तो उसके शरीर को घुलनशील और अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ने के लिए, बस वो लिखा हुआ है, सरल कार्बनिक और अकार्बनिक अणुओं में अपघटित करने का जो काम करते हैं वो अपमार्जक करते हैं। इसीलिए अपमार्जकों को यहां पे एक लाइन ऐड कर लेंगे, अपमार्जकों को पारितंत्र का मेहतर कहा जाता है, पारितंत्र का मेहतर कहा जाता है, मेहतर कहा जाता है। पक्की बात है क्या? मेहतर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये साफ सफाई के रूप में एक तरह से काम करते हैं। पक्की बात है क्या बेटा? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अपने प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण हेतु 5 कार्यों का उल्लेख करिए। ऐसे कौन कौन से आप काम कर सकते हैं जिससे हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण हो पाए, वो सेफ रह पाए, सुरक्षित रह पाए, ऐसे क्या काम करेंगे? तो आपके सामने लिखा है कि अधिक से अधिक जीवाश्म ईंधन का संरक्षण, यानी पेट्रोल कोयला इन सबको क्या किया जाए? बचा के रखा जाए, बचत की जाए। वनों की कटाई पर रोक लगाया जाए, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए, जो जंगली जीव जंतु हैं उनको क्या किया जाए? सेफ रखा जाए, शिकार से रोका जाए। विद्युत ऊर्जा का संरक्षण, घर से बाहर निकलिए, बिजली का बल्ब, पंखा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो कुछ भी आपका गैजेट चल रहा है, सारे गैजेट को आप क्या करके निकले? बंद करके निकले। और अगली बात लिखा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएं। ये सारी बातें इसके लिए लिख ली हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, पादप में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? तो पौधों में रासायनिक समन्वय पूछे या फिर जंतुओं में रासायनिक समन्वय पूछे, दोनों को आप बताएंगे क्या कि इनमें रासायनिक समन्वय हार्मोनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। पक्की बात है क्या? चलिए, लिखा है पौधों में रासायनिक समन्वय हार्मोनों के द्वारा होता है। ये हार्मोन पौधों की ठीक वृद्धि विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। पौधों में मुख्य रूप से 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, एक कहा गया वृद्धि रोधक हार्मोन, एक कहा गया वृद्धि वर्धक हार्मोन। वृद्धि रोधक हार्मोन में 2 आपको एग्जाम में याद रखना है। पहला कौन कौन सा याद रखना है? तो एक नाम आ गया इथाइलिन, इथाइलिन, और दूसरा जो इसमें नाम आपको याद रखना है वो कौन सा? एब्सिसिक अम्ल, एब्सिसिक अम्ल का नाम याद रखेंगे, एब्सिसिक अम्ल। तुरंत लिखते चलिए, एब्सिसिक अम्ल। ये दोनों ऐसे हैं जो पौधों की ग्रोथ को, पौधों की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। इसे फन पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम वृद्धि वर्धक हार्मोन की बात करें तो इसमें 3 नाम आप याद रखेंगे। पहला नाम आप कौन सा याद रखेंगे? ऑक्सीन का। जिसको आता रहे वो लिखता रहे, जिसको आता रहे वो तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखता रहे। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखिए बेटा, आज मेरे पास समय कम है क्योंकि ये वो घड़ी है जो आखिरी पल है आपके लिए। यही रात अंतिम, यही रात भारी वाली कहानी चल रही है और ये आखिरी बात है आपके लिए। पक्के बात है? चलिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ऑक्सीन हो गया। दूसरा नाम आप इसमें किसका याद रखेंगे? जिब्रेलिन का याद रखेंगे, जिब्रेलिन का याद रखेंगे। तीसरा नाम आप किसमें याद रखेंगे? तो बताया गया ऑक्सीन, साइटोकाइनिन का, साइटोकाइनिन का, साइटोकाइनिन का। ये आपने
3 बातें आप वृद्धिवर्धक में रखेंगे और वृद्धिरोधक में 2 बातें याद रखेंगे। फल पत्तियों को गिराने में इसका यूज होता है, फल पकाने में इसका यूज होता है, और ग्रोथ कराने के लिए, वृद्धि कराने के लिए इन तीनों का यूज होता है। अगला प्रश्न आपके सामने, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि आयोडीन एक ऐसा तत्व होता है जो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बनने को प्रेरित करता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा तो हमें घेघा नाम की बीमारी हो सकती है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। हमारे शरीर में एक मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड पाई जाती है, जिससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है, जो हमारे शरीर में उपापचय को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हमारे शरीर में उपापचय को नियंत्रित करता है, ठीक है। थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। यदि हमारे भोज्य पदार्थ में आयोडीन की कमी हो जाए तो ग्वाइटर यानी कि घेघा नामक बीमारी हो जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, मनुष्य के आमाशय में जो HCl अम्ल स्रावित होता है वह कैसे कार्य करता है? तो मैंने आपको इसके कई सारे काम बताए हैं। मुख्य रूप से आप 2 या 3 काम जरूर लिख लीजिएगा। 2 काम भी लिखेंगे तो चलेगा। पहले थोड़ा सा बता दिया जाए कहां से निकलता है। हमारे आमाशय में जठर ग्रंथियों से कई सारे पाचक रसों का श्रावण होता है, जिसमें HCl एक प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी उन पाचक रसों में एक रस होता है जिसका नाम है HCl, ठीक है। अब इसके काम के बारे में बात करें तो यह निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाता है, पहला काम। कौन कौन से निष्क्रिय एंजाइम को? पेप्सिन और रेनिन जैसे निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय बनाता है, बस, ठीक है। अच्छा, अब कैसे सक्रिय बनाता है तो ये आपके लिए बात लिखी गई है, जिसको ज्यादा लिखना होगा इसको देख लेगा। अगली बात लिखा है, दूसरी बात, चूंकि HCl बहुत सांद्र अवस्था में आमाशय में उपस्थित होता है, अतः यह भोज्य पदार्थ में उपस्थित बैक्टीरिया को भी मारने का काम करता है। पक्की बात है क्या? पक्की बात है क्या? आगे कुछ और बातें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, श्वसन और दहन में अंतर। श्वसन और दहन में अंतर क्या होता है भैया? देखिए, सबसे पहले क्रिया की बात कर ले तो यह एक जैविक क्रिया है, लेकिन यह एक भौतिक क्रिया है। श्वसन के बारे में आप ऐसे लिख सकते हैं कि यह जैव रासायनिक क्रिया है। अगर मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर दूं तो आप लिख सकते हैं कि यह कैसी क्रिया है? जैव रासायनिक क्रिया है ना? कैसी क्रिया है भैया? ये जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया है। कौन? श्वसन एक जैव रासायनिक क्रिया है, जबकि दहन एक भौतिक क्रिया है। अगर स्थान पूछे कहां होती है तो यह कोशिका में होती है, लेकिन यह क्रिया शरीर से बाहर होती है, कोशिका से बाहर होती है। वास्तव में लिखना चाहिए इनको, कोशिका से बाहर होती है, ठीक है। ये कहां पर होती है भैया? कोशिका से बाहर होती है, ठीक है। अगर एंजाइम की बात करें तो इस क्रिया के लिए यानी श्वसन के लिए ढेर सारे एंजाइमों की जरूरत होती है, लेकिन अगर हम दहन की बात करें तो दहन में किसी भी प्रकार के कोई एंजाइम की जरूरत नहीं होती। हमने कई सारे अंतर एक अलग से क्लास में लेके कराया था, अगर पढ़े होंगे आप तो। ऊर्जा की बात करें तो श्वसन क्रिया में ढेर सारी मात्रा में ऊर्जा बनती है जो ATP रूप में संचित होती है, लेकिन दहन में किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा बनती नहीं है, तो संचय की बात ही नहीं करते। जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित होता है, एड्रेनलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का हार्मोन है जो कि कहां से निकलता है तो बताया गया एड्रेनलिन नामक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि से या अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। नोट कर लो, एड्रेनलिन नामक हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। क्या लिखा है? एड्रेनलिन हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला एक विशेष हार्मोन है जो रुधिर के माध्यम से अन्य अंगों तक पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? रुधिर के माध्यम से अन्य अंगों तक पहुंचता है। कोई भी हार्मोन होगा ना, वो रुधिर के माध्यम से ही अन्य अंगों तक पहुंचता है और पहुंचकर निम्नलिखित कार्य करता है। पहला काम क्या है? रुधिर दाब को नियंत्रित करना। दूसरा काम क्या है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना। तीसरा काम क्या है? श्वसन दर का नियमन करना। और चौथा काम क्या है? खनिज, लवण और कार्बोहाइड्रेट का उपापचय करना। ये 4 पॉइंट लिखा है मैंने। एड्रेनलिन हार्मोन के कार्य पूछेगा तो भी यही बात, और रुधिर में स्रावित होने के बाद क्या करता है तो भी यही बात। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में अगर कुछ भी पूछता है तो आप ये बात लिख सकते हो। पक्की बात है? डन। एक थम्स अप मारते रहिएगा जोरदार तरीके से। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब में कभी मत करना बेटा। आपके लिए सुबह सुबह क्लास दी जा रही है, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खाद्य जाल की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, खाद्य जाल क्या होता है? एकदम ठेठ शुद्ध वर्ड में। कितना लिखा है? ढेर सारा। मैं आपको ठेठ में बता दे रहा हूं। जब किसी विशेष पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं, जब किसी विशेष पारितंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं चलती हैं
तो यह एक जाल रूप सदृश रचना का निर्माण करती हैं। इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। बस बात खत्म। लिखा है खाद्य जाल क्या है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रतिपादित होने वाली विभिन्न आहार श्रृंखलाओं में आपस में संबंध होने पर एक जालवत रचना प्राप्त होती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला, खाद्य या खाद्य श्रृंखला दोनों का आरंभ खाद्य जाल, यहां नोट करिएगा, खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला दोनों का जो ओरिजिन होता है, जो प्रारंभ होता है, वो पौधों से होता है। पारितंत्र के भीतर परस्पर संबंधित अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती हैं, इससे खाद्य जाल का निर्माण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अगर 2 नंबर में पूछा है आप इस लाइन को लिख दीजिए, आंसर आपका सही हो गया। ठीक प्रकार आगे लिखा है, इस प्रकार खाद्य जाल किसी पारितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का एक नेटवर्क है। ये इतनी लाइन आपका आंसर कंप्लीट कर देगी। अगला क्वेश्चन, प्रयोग द्वारा सिद्ध। देखिए बायो में एक प्रयोग आना निश्चित है और ज्यादातर वो 3 प्रयोग में बताऊंगा, 2 या 3 प्रयोग, उसमें से एक आएगा। पहला, सिद्ध करिए कि क्लोरोफिल आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरा, सिद्ध करिए कि बनने वाली जो गैस होती है, जो गैस निकलती है, वो गैस ऑक्सीजन होती है। और तीसरा, ये सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की उपस्थिति अनिवार्य है। ये 3 बायो में एक्सपेरिमेंट पूछा जा सकता है, 3 में से एक जरूर आएगा। पहला एक्सपेरिमेंट आपके सामने, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, अब उत्तर इसके लिए क्या लिखेंगे? प्रयोग है, इसे सिद्ध करने के लिए एक बड़े बीकर में जल लेकर उसमें हाइड्रिला, एक प्रकार का पौधा है, यहां पे लिया गया है। हाइड्रिला की कुछ टहनियां डालकर उसे कीप से ढक दिया जाता है। ये कीप से ढक दिया गया, ये यहां तक कीप है, ये कीप से ढक दिया गया। ठीक है, ओके। आगे क्या किया गया? इस कीप में सोडियम बाइकार्बोनेट की कुछ मात्रा डाल देते हैं, जिससे हाइड्रिला के पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्याप्त कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जल में घोला जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती रहेगी। ठीक है साहब, आगे क्या इसमें लिखा गया है? अब कीप के ऊपर पानी की परखनली को उल्टा करके रख देते हैं। अगला, इस पूरे उपकरण को सूर्य के प्रकाश में रखकर कुछ देर के बाद देखते हैं कि हाइड्रिला के पौधे से कुछ बुलबुले उठकर परखनली के सिरे में एकत्रित होते रहते हैं। यहां पर कुछ बुलबुले यहां निकलते हुए दिखाई पड़ते हैं और यहां इकट्ठा होते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है कि परखनली में पानी का स्तर नीचे गिरने लगता है, पानी नीचे की ओर जाने लगता है। इससे क्या सिद्ध हुआ? परीक्षण क्या निकला? परीक्षण से पता चला कि यह गैस कौन सी है? ऑक्सीजन गैस है। ठीक है, स्पष्टीकरण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये आप चित्र के साथ इतना बताएंगे। अगला है, ओजोन क्या है तथा वह किस पारितंत्र में किस प्रकार प्रभावित करती है? यानी ओजोन का हमारे ऊपर प्रभाव या ओजोन का पारितंत्र पे प्रभाव, 2 रूप से क्वेश्चन पूछेगा। थोड़ा तेज चल रहे हैं बेटा, बिल्कुल ठीक है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन एक गैसीय परत के रूप में समताप मंडल में उपस्थित होता है। क्वेश्चन, ओजोन किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकता है। इसलिए ओजोन परत को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन गैस जीवों के लिए जहरीली और हानिकारक गैस होती है। ओजोन गैस जीवों के लिए जहरीली और हानिकारक गैस होती है। ठीक है साहब, अगली बात क्या लिखा है कि ओजोन गैस का निर्माण कैसे होता है? आप इसको स्किप कर सकते हो, न लिखेंगे चलेगा। पारितंत्र पे ओजोन का क्या प्रभाव है? पृथ्वी पर ओजोन गैस सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। इससे इंसान में क्या होता है? तो इंसान में त्वचा कैंसर हो सकता है। ये बात आप जरूर लिखेंगे। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका मापन किस में किया जाता है? डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। बात खत्म। आपके पास फिर से ऑप्शनल क्वेश्चन, देखिए बैक टू बैक सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। 10-12 क्वेश्चन आपको ऑप्शनल मिला और लगभग 7-8-10 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव मिल गया। एकदम दिमागवा में सेट करते चलो बाबू, एकदम दिमागवा में सेट करते चलो। मैं अब इन 10 को कराने के बाद फिर से सब्जेक्टिव लेके आऊंगा, फिर से सब्जेक्टिव होगा, लेकिन पहले एक बार हम सरसरी निगाह से ऊपर वाले को देख लेंगे। पक्की बात है? आप वीडियो को रोकिए और तुरंत देखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है भैया? आ जाइए अपने मेन पॉइंट पे। कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। किसके द्वारा पकड़ता है? कूटपाद के द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? याद रखिएगा, लाइपेज एंजाइम वसा पे क्रिया करता है। अगला, आयोडीन की कमी से, लेकिन यहीं पे जान लीजिए एक और चीज, यहीं पे एक और चीज बना दे। पेप्सिन हो या ट्रिप्सिन हो, दोनों किस पे काम करेगा? तो दोनों प्रोटीन पे काम करता है।
प्रोटीन पे। एमाइलेज जहां पर भी आएगा हमेशा किसका काम करेगा? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट के लिए सिर्फ एमाइलेज याद रखेंगे, वसा के लिए सिर्फ लाइपेज याद रखेंगे, बाकी पेप्सिन ट्रिप्सिन जो भी पूछेगा सब पेप्सिन प्रोटीन के लिए मानेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग बच्चा बच्चा जानता है, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज को। अगला प्रश्न आपके सामने, दांतों को साफ रखने के लिए दंत मंजन प्रायः यूज किया जाता है, वो कैसा होना चाहिए? भैया वो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। सभी हरे पौधे कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं। किसका उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? बच्चा बच्चा जानता है, क्लोरोफिल के कारण। लाइक करते रहिएगा बेटा, लाइक करते रहिए और फोकस बनाए रखिए मेरे वर्ड पे, मेरे क्वेश्चन पे और मेरे लगाए गए आंसर पे। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, कोई चैटिंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ फोकस आज कहां रहेगा? बोर्ड पे, मेरे शब्द पे और लाइक करने पे। बात खत्म। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया, किस रूप में? भैया हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? स्पर्शक पाए जाते हैं। अब आ गया क्वेश्चन, एक लिंगी और द्विलिंगी। सीधा सीधा एक लिंगी का मतलब क्या हो गया कि जब एक ही जीव के अंदर, जब एक जीव के अंदर केवल और केवल एक सेक्स ऑर्गन हो, या तो वो नर है तो नर रहे, मादा है तो मादा रहे, एक लिंगी हो गया। ठीक है। द्विलिंगी का मतलब दोनों लिंग यानी दोनों सेक्स ऑर्गन, नर और मादा, दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन, दोनों तरह के जननांग अगर उपस्थित हैं तो उसे द्विलिंगी कहा गया। अब एक लिंगी के बारे में लिखा, ऐसा पौधा या जंतु जिसमें नर और मादा जननांग में से कोई एक ही उपस्थित होता है, एक लिंगी कहलाता है। जैसे पपिस्ता, समस्त चतुष्पादी जंतु, हम जो चौपाए हैं, गाय भैंस, ये सब किस में आते हैं? एक लिंगी में आते हैं। द्विलिंगी ऐसे पौधे या जंतु जिनमें नर और मादा जननांग एक साथ एक ही शरीर में, यानी कि एक ही जीव के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट रहेंगे तो वो आ जाएगा इसमें। ठीक है, द्विलिंगी कहलाते हैं। केचुआ, सरसों और गुड़हल, इसमें आप एक पपीता का नाम याद रखेंगे, कई बार पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न, हमें वन एवं वन्य जीव संरक्षण क्यों करना चाहिए? ताकि हमारी प्राकृतिक संपदा और पारितंत्र दोनों मेंटेन रहे। ठीक है, इसके बारे में बाकायदा आप 2 नंबर में आराम से लिख सकते हैं। 2 नंबर में ये पूछा जाएगा आपसे, 2 नंबर में पूछा जाएगा, पक्की बात है। चलिए अगली कहानी आपके सामने आ गई। क्या है भैया? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है? रासायनिक समन्वय के बारे में जानना चाहता है। तो अभी मैंने कहा चाहे पौधों के बारे में पूछे चाहे जंतुओं के बारे में पूछे, दोनों में आप क्या बताएंगे कि पौधों या जंतुओं में रासायनिक समन्वय किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए जंतुओं में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। हार्मोन जिन्हें रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है, 1 नंबर का ऑप्शनल क्वेश्चन। हार्मोन को क्या कहा जाता है? रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। ठीक है, इनका क्या होता है? इनका श्रावण अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा होता है। किससे होता है? हार्मोन किससे निकलते हैं? अंतः। तुरंत कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, हार्मोन कहां से स्रावित होता है? लिखो अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित ये पदार्थ जिन्हें हार्मोन कहा जाता है, रुधिर की सहायता से अपने टारगेट अंग, टारगेट अंग मतलब जहां उस हार्मोन को काम करना है वहां, वो अंग, ठीक है, वहां पर पहुंचता है और अपना प्रभाव डालता है। इस प्रकार से एक तंत्र का निर्माण होता है जिसे अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। पक्की बात है। 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो गया, 2 नंबर क्वेश्चन फिक्स हो गया। चलिए नेक्स्ट, मधुमेह से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको देख लेंगे। मधुमेह क्या है भैया? जब किसी व्यक्ति के शरीर में रुधिर का जो लेवल है रुधिर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए तो जो होने वाला बीमारी है उस बीमारी को कहा जाता है मधुमेह। ठीक है, जब इसका लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को मधुमेह के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं। एक वयस्क मनुष्य के रुधिर में ग्लूकोज का जो स्तर होता है कितना होता है? 90 से 110 mg/dl। जब मनुष्य के रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा इस सामान्य स्तर से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यह कहा जाता है कि व्यक्ति को मधुमेह हो गया है। कितना से अधिक हो जाए? 90 से 110। कम से कम कितना होना चाहिए? 90। अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? 110। ठीक है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो उसको क्या हो गया है? मधुमेह हो गया है। मधुमेह को रोकने के लिए हमारे शरीर की अग्नाशय में इंसुलिन नामक हार्मोन जिम्मेदार होता है। यानी मधुमेह को कंट्रोल करता है कौन? हमारे शरीर में। तो इंसुलिन नामक एक हार्मोन है जो स्रावित होता है अग्नाशय से, अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, अच्छा, जब यह हार्मोन उचित मात्रा में ना बने या सही से कार्य ना करे
तो व्यक्ति किस बीमारी से ग्रसित हो जाता है? मधुमेह से ग्रसित हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन रुधिर में उपस्थित अधिक ग्लूकोज की मात्रा को लीवर कोशिका के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर देता है। कहानी खत्म हो गई इसकी। अगला प्रश्न आपके लिए, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पौधों के लिए क्यों आवश्यक है? वाष्पोत्सर्जन इसलिए आवश्यक है, नाम में है, पहले वाष्पोत्सर्जन है क्या? वाष्प का उत्सर्जन। क्या नाम है? वाष्प का उत्सर्जन। तो पौधे के वायवीय भाग से, पौधों के वायवीय भाग से, मुख्य रूप से वायवीय भाग कौन सा होता है? जो वायु के कांटेक्ट में होता है, तो पत्ती है। तो पौधों के वायवीय भाग से गैसों का आदान प्रदान या जल के अणुओं का बाहर निकलना, किस रूप में? भाप के रूप में, वाष्प के रूप में। फिर से सुन लीजिए, पौधों के वायवीय भाग से, पौधों के वायवीय भाग से जलवाष्प का बाहर निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, क्यों आवश्यक है? जल तथा खनिज लवण के अवशोषण के लिए, अनावश्यक जल को बाहर निकालना और तापक्रम को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न, श्वसन और श्वासोच्छ्वास में क्या अंतर है? श्वसन और श्वासोच्छ्वास में ये अंतर हम लोग पीछे अभी कर चुके हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों का वहन में क्या अंतर है? तो भैया आपको पता है कि जो जाइलम होता है वो जल का संवहन करता है और फ्लोएम किसका संवहन करता है? फूड मटेरियल का या खाद्य पदार्थ का संवहन करता है। तो बस इतनी सी बात याद रखना है। ठीक, यही बातें इसमें लिखी हुई हैं, एक बार देख लीजिएगा। अत्यधिक व्यायाम करने के दौरान खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्पिंग होने लगती है, एक अकड़न होने लगती है, क्यों? तो बताइएगा उनको, क्या बताना है आपको कि अत्यधिक एक्सरसाइज या व्यायाम करने के दौरान खिलाड़ियों के मसल्स में ऐंठन होती है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के अंदर, उनके शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल बनने लगता है। किस क्रिया के द्वारा? अवायवीय श्वसन के द्वारा। ठीक है, लिखा हुआ है अधिक व्यायाम एक्सरसाइज के बाद खिलाड़ियों के मांसपेशियों में क्रैम्प होने लगता है, क्योंकि हमारे मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन की घटना होने लगती है, जिससे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने लगता है, जिसकी वजह से क्रैम्पिंग की घटना होती है। ठीक है, बहुत शॉर्ट आंसर है बेटा। अब लिखा हुआ है वृक्क की आंतरिक संरचना का वर्णन करें। तो सबसे पहले तो आप बनाएंगे क्या? एक फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। ठीक है, मैंने कई बार कहा है, जितने फिगर थे मैंने पहले ही अनाउंस कर दिए, उन सारे फिगर को आप दिमाग में रखेंगे, उन सारे फिगर को दिमाग में रखेंगे। एक बार रफली बल्कि देख लीजिए कैसे कैसे क्या बना है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की है, नो डाउट आप बना ले जाओगे। ठीक है, तो इसके बारे में पहले आप बनाएंगे, बनाने के बाद लिखना शुरू करेंगे। किडनी की संरचना कैसी होती है भैया? तो बताएंगे प्रत्येक किडनी 10 सेंटीमीटर लंबी होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और लगभग 3 सेंटीमीटर मोटी होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 2 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी की बाहरी परत को रीनल गुहा कहते हैं। किडनी के अंदर 2 भाग होते हैं, एक को बोला गया क्या? बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है। मेडुला के आगे 8 से 13 शंक्वाकार भागों में विभाजित मेडुलरी पिरामिड होते हैं। ये देखिए मेडुलरी पिरामिड आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, ये चॉकलेटी कलर का दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है सबको? 1 2 3 4 5 6 7 इसमें बने हुए हैं, 7 इसमें बने हुए हैं। ठीक है, लिखा हुआ है। आगे क्या लिखा है भैया कि प्रत्येक पिरामिड की नोक पर एक छिद्र रहता है जिसे रीनल पेपिला कहते हैं। रीनल पेपिला, यहाँ पे रीनल पेपिला होती है इस प्रकार से हर जगह पे। ठीक है, रीनल पेपिला कहते हैं। आगे क्या लिखा है? पेपिला के सामने दोनों तरफ मौजूद स्थान को कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं और आगे की ओर कैलिक्स बनाते हैं, जो आगे की ओर मूत्रवाहिनी का निर्माण करते हैं। आगे लिखा है पक्षियों और, वेरी इंपॉर्टेंट, पक्षियों और अन्य स्तनधारियों में दोहरा परिसंचरण क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि दोहरा परिसंचरण अगर नहीं होगा तो ऑक्सीजन कम मिलने लगेगी, और अगर ऑक्सीजन कम मिली तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर लैक्टिक एसिड बना तो शरीर में दर्द होगा। दूसरी चीज, हमारी हर कोशिका को बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसलिए हमारे लिए दोहरा परिसंचरण तंत्र आवश्यक है। ये बातें यहां पर लिखी हुई हैं। पक्षियों और अन्य स्तनधारियों में परिसंचरण तंत्र दोहरा प्रकार का होता है क्योंकि इनकी प्रत्येक कोशिका तक अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को पहुंचाना होता है। बात खत्म हो जाएगी यहीं से। अगली कहानी, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र कैसे होता है? तो आप लिखेंगे मानव हृदय में 4 वेश्म होते हैं, जिसमें ऊपर के 2 वेश्म अलिंद कहलाता तथा नीचे के 2 वेश्म निलय कहलाते हैं। ठीक है, मानव हृदय में रुधिर दाब प्रवेश करता है, एक बार पूरे शरीर से अग्र व पश्च महाशिरा द्वारा लाए अलिंद प्रवेश करता है, जबकि दोबारा फेफड़ों में फुफ्फुस धमनी द्वारा बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। सीधी सीधी बात मैं बताऊं, फिगर को देखिएगा,
ये है अग्र महाशिरा और ये है पश्च महाशिरा। दोनों महाशिराओं से ब्लड यहाँ पर लाया जाता है, पहली चीज। फिर यहाँ पे एक छेद होता है जिसे बोलते हैं त्रिवलनी कपाट। इस छेद से ये चला आता है निलय में, निलय से ये चला जाता है कहाँ पे, लंग्स के पास, वापस फिर से आता है, फिर से आता है कहाँ पे, अलिंद के भाग में। लेकिन कौन सा अलिंद, बाएं अलिंद में आता है, और बाएं अलिंद से आने के बाद फिर चला आता है बाएं निलय में और पूरे शरीर में चला जाता है। रुधिर, अब दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है, एक लाइन में सुन लो, एक लाइन में बोल दूंगा। मानव हृदय में रुधिर 2 बार प्रवेश करता है, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव हृदय में रुधिर 2 बार प्रवेश करता है, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। पक्की बात है, पक्की बात है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है। हाँ, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो भैया सबको पता है C6H12O6 होता है, पक्की बात है। अगला प्रश्न, अमीबा में अधिकांश पोषण किस प्रकार का होता है? तो भैया ये अंतर्ग्रहण स्वपोषण शाकाहारी, ये अंतर्ग्रहण टाइप का लेता है, ठीक है। अगला प्रश्न, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होती है भैया, लंबाई कितनी बताई गई इसकी, 6.25 मीटर, 6.25 मीटर। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? देखिए ये क्वेश्चन 3 तरीके से घुमा घुमा के पूछेगा। अगर पूछ लेगा बनता किस रूप में है भोजन, तो भोजन बनता है ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में बनता है? ग्लूकोज के रूप में। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संवहन किस रूप में होता है? संवहन किस रूप में होता है? तो इस सुक्रोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है। और तीसरा आपसे पूछ लेगा कि स्टोरेज यानी कि जमा किस रूप में होता है, संचय किस रूप में होता है, या संचित किस रूप में होता है, तो आप बताएंगे स्टार्च के रूप में, ठीक है। तो इसमें स्टार्च कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है, सही हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैधानिक अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इसको कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। ये गया है, ठीक है, कोशिका विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? मैंने बता दिया, कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, वसा के लिए लाइपेज, बाकी जो बचे वो प्रोटीन के लिए। तो ट्रिप्सिन दे रहा है, ट्रिप्सिन कहाँ है भैया? प्रोटीन। कहाँ है प्रोटीन? खट से लगाएंगे आंसर, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? आहार नाल का मुख गुहा में, तो मुख गुहा में किसका पाचन होता है? कार्बोहाइड्रेट का। पूछेगा कंप्लीट पाचन किसका, कहाँ होता है? अगर पूछ ले पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे कहाँ पर होता है? तो ये होता है छोटी आंत के ग्रहणी के भाग में, छोटी आंत के ग्रहणी के भाग में, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है? दिन में, रात में? तो ये प्रकाश संश्लेषण की जो मेन घटना होती है वो कहाँ होती है? दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण बिल्कुल सही है। मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता, गोबर छत्ता, ठीक है। अमर बेल किसका उदाहरण है? ये पैरासाइट या परजीवी का उदाहरण है, परजीवी का है। ये पादप परजीवी कहलाता है, पौधों का परजीवी है ये, ठीक है। उड़हल नहीं, अमीबा नहीं, ठीक। ये हो गया। गोबर छत्ता के अलावा आप और याद सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं किस रूप में? कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता कितने लोग जानते हैं? यार थम्सअप मार देंगे जोरदार तरीके से, जोरदार तरीके से थम्सअप आना चाहिए। पक्के, बहुत बढ़िया, ठीक है। कुकुरमुत्ता हो गया, गोबर छत्ता हो गया, मशरूम आप इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं। 3 में से किसी में भी अगर पूछा जाए कैसा पोषण होता है, तो मृतोपजीवी प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि सभी के सभी के क्या हैं? सभी के सभी क्या हैं? कवक हैं। कवक भी एग्जाम्पल में दे देगा तो भी आप मृतोपजीवी मारेंगे। पहले क्वेश्चन आ चुका है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है? यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो बिल्कुल इसका कौन सा आंसर जाएगा? क्लोरोप्लास्ट में होता है। अगला प्रश्न, परिशेषिका, क्रीम रूप परिशेषिका किसका हिस्सा होती है? आहार नाल का होती है, ठीक है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीवों में पाए जाने वाला जैव प्रक्रम कौन सा है? इनमें सभी सजीव में पाए जाते हैं भैया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटक है? गोलकृमि, शैवाल, अमरबेल और जीवाणु। अपघटक की बात कर रहा है तो जीवाणु अपघटक में आते हैं, ठीक है। जीवाणु अपघटक में आते हैं। इसके अलावा और क्या एग्जाम्पल में हो सकता है आपके सामने? कवक भी आएगा तो भी यही सही मारेंगे। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? प्रकाश के गुण पे, प्रकाश की मात्रा पे, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से किस रंग का, देखिए मैं फास्ट चल रहा हूं लेकिन हर क्वेश्चन पढ़ाया हूं इसलिए फास्ट चल रहा हूं, और मुझे 1 घंटे में सब समअप करना है।
पक्की बात है क्या? हाँ, आधे घंटे से ज्यादा का समय निकल चुका है, अभी बहुत कुछ देना है आपको। निम्न में से रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होती है। ब्लू कलर कहीं है क्या? ब्लू कलर कहीं है क्या? ब्लू में सबसे ज्यादा, किसमें बिल्कुल नहीं होता? इसमें बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है? पुनरुद्भवन मतलब रीजनरेशन, किसमें पाया जाता है? मेंढक में, गाय में, हाइड्रा में। हाइड्रा इसका क्या होगा बेटा? परम सत्य आंसर होगा। हाइड्रा इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। गुणसूत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, ये आप चित्र बना देंगे, पक्की बात है क्या? ये चित्र बना दीजिएगा, है ना, लेबलिंग कर दीजिएगा इसकी। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न पे, ज्यादा समय नहीं गंवाते हुए। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? वास्तव में प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि मस्तिष्क का काम सोचने समझने की क्षमता पर निर्भर करता है। सोचने समझने का काम कौन करता है? मस्तिष्क करता है। मेरुरज्जु से प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल किया जाता है, और वो ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अवांछनीय होती हैं, जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती हैं, जिन पे हमारा कोई रोल कंट्रोल नहीं रहता, अपने आप होने वाली, स्वतः होने वाली क्रिया है। मच्छर रात में भनभना रहा है तो आपका दिमाग पहले जागेगा, फिर कहेगा हाथ से कि भैया हाथ जाओ, तुम मच्छर को भगाओ, कान में भुनभुना रहा है, सोने नहीं दे रहा है। इतना में तो कुल काम हो जाएगा, मच्छर काट के उड़ जाएगा। लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया क्या हो, जैसे भनभनाहट होती है आपको पता भी नहीं चलता, अपने आप हाथ जाता है, मारता है मच्छर, खेल खत्म। बुझ गए? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। अगला प्रश्न क्या? प्रकाश संश्लेषण क्या है? इसमें रासायनिक समीकरणों में व्यक्त कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया को रासायनिक समीकरण बताना है। तो भैया सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखेंगे, और उसके बाद इसका रिएक्शन लिख देंगे। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल 12 मॉलिक्यूल वाटर के, और ऐसे एरो बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश, और नीचे लिखेंगे क्या? पर्णहरिम। क्या लिखेंगे बेटा? पर्णहरिम, और क्या बना देंगे? C6H12O6, और इसके अलावा क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगी, 6 ऑक्सीजन बनेगा, और 6 ही क्या बनेगा? वाटर बनेगा। 6 ही क्या बनेगा? वाटर बनेगा। 6 6 12 और 6 कार्बन डाइऑक्साइड। याद रहेगा? ज्यादातर बच्चों को याद है, बहुत अच्छी बात है। अगला प्रश्न, उत्सर्जन क्या है? इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन कीजिए। भैया उत्सर्जन क्या होता है? बताया गया कि मानव शरीर में या किसी भी शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को, फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो, 1 नंबर के डेफिनेशन पूछे, 2 नंबर में पूछेगा लघु में। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। जो पदार्थ बाहर निकलता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। बात खत्म। लिखा है जीवों के शरीर में अपशिष्ट नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन का। यह एक जैविक प्रक्रिया है बेटा। कैसी प्रक्रिया है? जीवों में होने वाली प्रक्रिया, इसलिए जैविक प्रक्रिया है, जो सभी सजीवों में होती है। मानव शरीर में यूरिया नामक पदार्थ का मुख्य रूप से उत्सर्जन होता है। मानव शरीर के 2 प्रमुख उत्सर्जी अंग है, एक वृक्क है, एक यकृत है, मुख्य रूप से। ऐसे तो स्किन भी है, आंखों से तो ढेर सारे अंग हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लाल रक्त कणिकाओं की संरचना का कार्य लिखिए। लाल रक्त कणिका की संरचना के बारे में, तो लाल रक्त कणिका के बारे में आप सबसे पहले सारी बात बताएंगे। लाल रक्त कणिका की संरचना, लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं, यानी इनमें केंद्रक नहीं होता। ये कोशिकाएं डिस्क के आकार की होती हैं। लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि 120 दिन होती है। ये हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर तक की मात्रा में उपस्थित होती हैं। अब कार्य इनका लिखा है, गैसीय विनिमय, हार्मोन का परिवहन, ग्लूकोज वसीय अम्ल और अमीनो अम्ल का परिवहन, और खनिज लवणों का परिवहन। ये सारी बातें लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य में आप नोट कर लेंगे। डन है, डन है, डन है? फटाफट चल रहे हैं तेजी के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग अभी आ रहे हैं क्लास को लाइक करेंगे बेटा, तुरंत के तुरंत। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, लव यू बच्चों। इतनी ज्यादा संख्या में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं चाहूंगा कि और ज्यादा आप लोग जुड़ सकते हो अगर एक बार जोरदार तरीके से शेयर किया जाए तो। सारे बच्चों तक इसकी जानकारी पहुंचनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है YouTube की ओर से नोटिफिकेशन नहीं गया होगा, कुछ लोग सो रहे होंगे, तो आप मैसेज भेज के प्लीज जगा दीजिए उनको। कम से कम अपने दोस्तों के भले के लिए ये काम जरूर करिए। आगे बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन के लिए। आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है? करा दिया क्वेश्चन। डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक होता है, क्यों? क्योंकि भैया डीएनए वो पदार्थ होता है ना जो वंशागति पदार्थ के रूप में जाना जाता है, और इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना होता है।
तो जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना है तो अगर डीएनए डबल नहीं होगा, उसकी प्रतिलिपि नहीं बनेगी, उसकी कॉपी नहीं तैयार होगी, तो अगली पीढ़ी में कैसे जाएगा। इसलिए डीएनए की प्रतिकृति बनना आवश्यक है। ठीक है, जनन की क्रिया के लिए डीएनए की प्रतिकृति बनना जनन के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रतिकृति के दौरान एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनता है और वह अगली संतति के या अगले संतान के निर्माण में योगदान देती है, जिससे संतान के अंदर समान गुणधर्म वाले लक्षण आते हैं, क्योंकि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। पूछा गया क्वेश्चन कि डीएनए कैसा पदार्थ है या निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम आवश्यक है। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन निकलती है। अभी क्या है कि पर्णहरिम आवश्यक है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरिम एक आवश्यक तत्व है, इसे निम्न प्रयोग द्वारा समझा जा सकता है। क्या आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, एक क्रोटॉन का पौधा, आयोडीन का विलयन। प्रक्रिया आपके सामने लिखी है कि गमले में लगे हुए क्रोटॉन के पौधे को किसी एक पत्ती पर काला रंग पेपर लगा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे चित्र बना हुआ है। ओहो, चित्र नहीं है। ठीक है, आप कोई गमला ऐसे बना देंगे। ठीक है, इस प्रकार से एक गमला बना दीजिएगा और उसमें एक पौधा लगा दीजिएगा और लिख दीजिएगा क्रोटॉन का पौधा, ऐसे लिख दीजिएगा क्रोटॉन का पौधा। ठीक है, अच्छा, फिर उसे 2-3 दिन के लिए अंधेरे कमरे में रखा जाता है। पेपर लगी हुई पत्ती को किसी अन्य दूसरी पत्ती को तोड़कर आयोडीन परीक्षण किया जाता है। यानी जैसे ये पेपर है, ये पत्ती है, तो पत्ती के आधे हिस्से को क्या किया जाता है, एक पेपर लगा के ढक दिया जाता है। फिर उसको वापस उठा करके बाहर ले आते हैं और 4-5 घंटे के बाद इस पत्ती को तोड़ के अलग कर लिया जाता है। इसके दोनों हिस्सों पे अलग अलग तरीके से आयोडीन डाला जाता है। जिस पे पेपर लगा हुआ था पहले, वो किस रंग का हो जाता है, तो पीला हो जाता है, जबकि जिस पे नहीं लगा हुआ था वो नीला हो जाता है। जो भाग नीला था उसमें प्रकाश संश्लेषण हुआ है, जो भाग पीला था उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हुआ है। ठीक है, ये बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मानव श्वसन तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, इनके कार्यों का वर्णन करिए। तो बाकायदा यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या चीजें होती हैं। तो मानव श्वसन तंत्र की क्रिया सारे अंगों में पाए जाने में आपस में मिलकर एक तत्व का निर्माण करते हैं, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। यानी श्वसन की क्रिया के लिए जितने भी अंग रिस्पॉन्सिबल है, वो सारे अंग मिल करके एक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। अब कौन कौन से अंग है भैया, नासा छिद्र है, नासा कक्ष है, ठीक है, नासोफेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैंकिया है, ब्रोकाई है, ब्रैंकियोल्स है, वायुकोश है, डायाफ्राम है, जो कि फेफड़े के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिगर इसका बना हुआ होगा, नहीं बना है, आप इसका भी फिगर एक बार बनाएंगे, है ना। फिगर आपके लिए यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, इसका फिगर आप लोग तैयार किए होंगे, इतना विश्वास कर सकता हूँ मैं आपसे। तैयार है, तैयार है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्या है भैया, अगला देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है। प्रकाश अभिक्रिया कहाँ पे होती है, दोनों चीजें जान लीजिए। दो तरह की अभिक्रियाएं होंगी प्रकाश संश्लेषण में। एक होती है प्रकाशीय अभिक्रिया, एक होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया, तो ये कहाँ पे होती है, प्रकाश अभिक्रिया होती है ग्रैनम के भाग में। कहाँ लिखा है ग्रैना का भाग, ये होता है ग्रैनम के भाग में। लेकिन अगर अप्रकाशीय पूछेगा तो वो कहाँ पे होती है, वो होती है स्ट्रोमा के भाग में। कहाँ होती है, स्ट्रोमा के भाग में। अगला प्रश्न, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो बिल्कुल इसका घ का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा देते हैं, यह क्रिया कहाँ पर होती है, तो यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है, तो आप कहाँ पर बताएंगे, कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, तो होता क्या है कि ग्लूकोज का जो अणु होता है, ग्लूकोज के अणु को किस में कन्वर्ट किया जाता है, पायरुवेट में तोड़ा जाता है, पायरुवेट में तोड़ा जाता है। ठीक है, पायरुवेट कहाँ बनता है, तो कोशिका द्रव्य में बनता है। किस क्रिया के द्वारा बनता है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा बनता है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है, तो एटीपी कहीं है क्या भैया, एटीपी कहीं है क्या, इसका पूरा नाम भी जानते रहिए, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, भैया वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी, 38 एटीपी। अवायवीय से कितनी निकलती है, बहुत कम ऊर्जा निकलती है, कितनी निकलती है, 2 एटीपी निकलती है।
ठीक है। अगला प्रश्न, मछली का श्वसनांग क्या कहलाता है भैया? गिल्स या गलफड़ कहलाता है, गिल्स या फिर गलफड़ कहलाता है। बहुत तेजी के साथ सेशन क्लियर करेंगे हम लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 44 मिनट हो चुके हैं, शानदार तरीके से आगे बढ़ेंगे। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है भैया? तीनों है, तीनों है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पौधों में श्वसन होता है किसके द्वारा? इनमें सभी के द्वारा होता है भैया, सभी के द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? निमोनिया है क्या कहीं? जहां पे न्यूमो शब्द आ जाए, न्यूमो, न्यूमो माने होता है किसका? लंग्स। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहां पे होती है? अभी भी बताया हुआ क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में होती है। अगला प्रश्न, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित होता है? रंध्र का मतलब क्या होता है? स्टोमेटा अनुपस्थित होता है। तो जो हाइड्रिला का पौधा है इसमें स्टोमेटा का होता है अनुपस्थित होता है, क्योंकि जलीय पौधा है। अगला प्रश्न, किण्वन क्रिया पाई जाती है, किसमें पाई जाती है किण्वन? किण्वन भैया ईस्ट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? ईस्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसे जाइमेज एंजाइम कहते हैं। कौन सा एंजाइम? जाइमेज एंजाइम। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? शानदार तरीके से बताएंगे। क्या हाइड्रा का है, स्टारफिश का है, कॉकरोच का है या फिर पाइला का है? ट्रैकिया। तो ट्रैकिया कहां पे पाया जाता है भैया? कॉकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में। अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस प्रकार की? अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। कैसी होती है? अर्धपारगम्य होती है। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे होते हैं? रंध्र के छिद्र, रंध्र का डायग्राम मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। ये इस प्रकार से बनाएंगे आप, इस प्रकार से आप रंध्र का फिगर जरूर बना दीजिएगा एग्जाम में। मान लीजिए कि संतरा का दुगो फाकी ऐसे खोल दिए हैं, और इसका जो अंदर वाला वाल है ना, अंदर वाला वाल को थोड़ा सा मोटा कर दीजिएगा। अंदर पूछा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी वॉल ज्यादा इसकी मोटी होती है, कौन सी भित्ति ज्यादा मोटी होती है? तो अंदर वाली भित्ति इसकी ज्यादा मोटी होती है, क्योंकि उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ना होता है। ठीक है। इस प्रकार से ये बन गया स्टोमेटा का फिगर। थोड़ा सा इधर उधर कोशिकाएं बना दीजिएगा, इस प्रकार से काम हो गया आप लोगों का। बस ये कौन सी कोशिका है? ये गार्ड सेल है। कौन सी कोशिका है? गार्ड कोशा है। ठीक है। और ये कौन सी कोशिका है? सहायक कोशिका है। बस सहायक कोशा है। ठीक है। अगला प्रश्न, अच्छा अगर पूछ लेगा क्या काम करता है, तो गैसीय परिवहन, गैसीय परिवहन ये काम करता है। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? हाँ जी, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? ओके ठीक है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो सीधा सीधा भी बताया मैंने, गैसियों का गैसीय विनिमय। ये आपका बी फॉर बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, देखिए फास्ट चलेंगे, बहुत तेजी के साथ, धड़ाधड़ सारे प्रश्न होने चाहिए। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? मुझे नहीं पता, क्या आप बता सकते हो क्या? आप बता सकते हो क्या? रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं कहां पे? पत्तियों पर पाए जाते हैं। कहां पाया जाता है बेटा? पत्तियों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न, क्या होता है जब अंडा निषेचन नहीं होता? जब अंडे का निषेचन नहीं होता है बेटा, तो वो अगली आने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म के साथ खराब होकर नीचे की ओर गिर जाता है, यानी जो रुधिर स्राव होता है उसके साथ बाहर आ जाता है। ठीक है। पत्तियों में अपमार्जकों की क्या पारितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका है? पीछे ये क्वेश्चन करा चुका हूं। अगला प्रश्न, संपोषित प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? यानी अगर किसी भी प्राकृतिक स्रोत का हम यूज कर रहे हैं तो उसका इतना ही यूज करें कि उसका दोहन ना हो, यानी वेस्ट ना हो, वो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सेफ बना रहे। अगर इस प्रकार से हम किसी चीज का दोहन करें कि वो हमारे लिए भी उपयोगी हो, आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा रहे, इस प्रकार का अगर संसाधन है तो इसे संपोषित प्रबंधन कहते हैं। ठीक है। ये लिखा हुआ है इसमें, एक ऐसा प्रबंधन जिसमें पारितंत्र उत्पादन देता रहे तथा भविष्य में स्वास्थ्य एवं टिकाऊ अवस्था में बना रहे, संपोषित प्रबंधन कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों का है ऐसा सदुपयोग जिसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संसाधन उपलब्ध रहे, संपोषित संसाधन कहलाता है। पारितंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं? उत्पादक का मतलब पौधों के कार्यों के बारे में जानकारी देनी है। 50,000 बार कराया हुआ क्वेश्चन है, बोर हो गया हूं इसको करा करा के। पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्गत जैविक घटक में उत्पादक आते हैं जो सूर्य की ऊर्जा व सरल तथा अकार्बनिक पदार्थों का प्रयोग करके अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। उदाहरण दिया यहाँ पे, शैवाल, घास, पेड़ पौधे आदि उत्पादकों पर ही अन्य जीव अपघटक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए क्या होते बेटा? निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है? यानी लिंग निर्धारण तो बताया है मैंने, साफ साफ यही शब्द लिखने के लिए कहा है कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में, ध्यान से सुनना, एक बार में याद हो जाएगा, गारंटी है। मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं।
मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा दोनों में समान होते हैं, जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है। जबकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र, सब लिखा है, जबकि 23वां जोड़ी गुणसूत्र नर और मादा में भिन्न भिन्न होता है, जिन्हें हेटेरोसोम कहते हैं। ऑटोसोम क्या है? 22 जोड़ी, नर और मादा दोनों में समान है। 23वां हेटेरोसोम, नर और मादा में अलग अलग है। नर में इसे XY से प्रदर्शित करते हैं, जबकि मादा में इसे XX से प्रदर्शित किया जाता है। 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग निर्धारण में भाग लेता है, इसलिए इसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब लिंग निर्धारण इस प्रकार से होता है, चार्ट बना हुआ है आपके सामने। एक तरफ आप लिखेंगे XX मादा, एक तरफ लिखेंगे XY नर, ठीक है। अब इनके बीच में क्या हो रहा है? क्रॉस हो रहा है। क्रॉस के बाद ये क्या बन रहे हैं? इसके युग्मक बन रहे हैं। युग्मक बना करके इस प्रकार से बना दीजिएगा। फिर ये चार्ट बना दीजिएगा। कैसे? कुछ लोगों को इसमें डिस्टर्बेंस होता है, मैं कहता हूं कुछ नहीं, इसका पहला और इसका पहला, ये दूगो है, ये दूगो है, तो एकर पहिला मिलाइए तो यक्स और वाई, सॉरी यक्स और यक्स, तो लिख दिया यक्स और यक्स। फिर एकर पहिला आ एकर दूसरा, तो यक्स हेकर है, वाई हेकर है, तो यक्स वाई। फिर अब है ना, चलिए अब इसका दूसरा आ इसका पहला क्या बना? यक्स और यक्स। फिर एकर दूसरा आ एकर दूसरा क्या बना? यक्स और वाई। जहां यक्स यक्स है वो मादा बनेगी, जहां यक्स वाई है नर बनेगा। यक्स यक्स है मादा बनेगी, एक्स वाई है नर बनेगा। यानी लड़की लड़की, दूगो क्या पैदा होगी? लड़की। लड़का लड़का, लड़का लड़का, तो दूगो क्या पॉसिबिलिटी है? लड़का लड़का। यानी लड़का और लड़की पैदा होने की संभावना कितनी? 50-50। या तो लड़का पैदा होगा या तो लड़की पैदा होगी। ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ट्रांसजेंडर कैसे पैदा होते हैं, है ना? ट्रांसजेंडर कैसे पैदा होते हैं, तो उसका खेल आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेफ्रॉन यवृक्काणु की संरचना बनाइए और इसकी क्रियाविधि के बारे में बताइए। संरचना बनाना मैंने कई बार सिखा दिया है आप लोगों को। ये स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है, आपने प्रैक्टिस की होगी तो दी बेस्ट, नहीं तो मैंने अपना फिगर जो सिंपल फॉर्म में था वो भी बना के दिखाया है, ठीक है। फिर भी एक बार मोटा मोटी बना दे रहा हूँ। इस प्रकार से यू शेप का बनाइएगा और इस प्रकार से एक पाइप नीचे की ओर उतार दीजिएगा। फिर इसको आगे ले आकर के थोड़ा चौड़ा कर दीजिएगा, इस प्रकार से ले आकर के इसको ऐसे घुमा दीजिएगा और फिर आगे आके इस प्रकार से कुंडलित बना दीजिएगा इसको। फिर इस प्रकार से ऐसे ऐसे खींच दीजिएगा। यहाँ एक मोटी पाइप ले आइएगा, पतली पाइप निकाल दीजिएगा, यहाँ पे खूब नेटवर्क या जाल बना दीजिएगा। ये चित्र बन गया। आगे जब इसका नाम हम लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा नाम वगैरह, तो इसको फिर से खूब इसके ऊपर लपेट दीजिएगा। कहानी इसकी बन गई, ये फिगर बन के तैयार हो गया। ये क्या है? संग्रह नलिका। ये क्या है? दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका। उसी प्रकार से ये क्या है? समीपस्थ कुंडलित नलिका। और ये क्या है? हेनले का लूप, ठीक है। इतनी बात आप दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, नेफ्रॉन के बारे में पूरी बात लिखी हुई है। 3 स्टेप बताए हैं मैंने। कौन कौन से बताया है? सबसे पहला बताया है परानिस्यंदन। सबसे पहला कौन सा बताया है मैंने? परानिस्यंदन बताया है, परानिस्यंदन बनाया है मैंने। दूसरा बताया है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि चयनित पुनरावशोषण। और तीसरा स्टेप बताया है मैंने कौन सा? चयनित ट्यूबुलर सिक्लेशन, नलिकीय श्रावण। नलिकीय श्रावण देखिए इसमें कहाँ पर लिखा हुआ है, नलिकीय श्रावण, ठीक है। ये 3 स्टेप हैं। मूत्र का रंग 1 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शनल में आया है, किस वजह से पीला होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का सचित्र वर्णन करिए। तो पुष्प की अनुदैर्ध्य काट, पहले तो आप एक पुष्प का चित्र बनाएंगे, फिर उसके 4 भाग बताएंगे। किसके 4 भाग होते हैं साहब? कौन कौन से? पुष्प के विभिन्न भाग। सबसे बाहर की ओर क्या होता है? बाह्य दल होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? दल होता है। तीसरे नंबर पे क्या होता है? पुंकेसर होता है। और चौथे नंबर पे स्त्री केसर होता है। पुंकेसर का अलग डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है, स्त्री केसर का अलग डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। दोनों डायग्राम आपके सामने बने हुए हैं। हाँ जी, सब राजी खुशी है? बढ़िया तरीके से करना बेटा, मन लगा के करना, बहुत बढ़िया तरीके से करना। चलो आगे बढ़ेंगे हम, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है भैया? मानव में हृदय का प्रकुंचन दाब मैंने याद कराया था। प्रकुंचन दाब आप हमेशा याद रखेंगे किसको? 120 को। किसको याद रखेंगे? 120 को याद रखेंगे। मैंने याद कराया था अनुकुंचन से अ आ रहा है, तो अनुकुंचन जब पूछेगा तो अ से 80, अ से अनुकुंचन।
प्रकुंचन दूसरा में केवल और केवल आपको 120 याद रखना। कितना से कितना होता है? 80 से 120। ये कौन सा होता है? अनुकुंचन। ये कौन सा होता है? प्रकुंचन। अ से अनु, अ से 80, बस। गलती से भी गलती नहीं हो। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। अगला प्रश्न, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? देखिए, जिसका खून नसों में बहे बंद परिसंचरण तंत्र, जिसका नस में न बहे खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए, किसका रुधिर नस में बहेगा, किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण मनुष्य में बहता है, बिल्कुल। घेघा में, काकरोच में, ऊंट में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? काकरोच में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? काकरोच में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी होता है? भोजन के संवहन के लिए। अगला प्रश्न, रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायक होती है? भैया प्लेटलेट का ही नाम लिखा है। रक्त विषाणु, एक कोशिकीय है, श्वेत रक्त कणिका है, श्वेत रक्त कणिका है, प्लेटलेट होगा तो सही आंसर होगा इसका। इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? रुधिर प्लेटलेट, रुधिर प्लेटलेट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हृदय में रक्त को रुधिर से संपूर्ण भाग में पहुंचाया जाता है किसके द्वारा? निलय के द्वारा। कौन सा निलय? कौन सा निलय? लेफ्ट यानी बायां निलय के द्वारा। लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बाएं निलय से। बाएं निलय से जो नस लेके जाती है उस नस को क्या कहते हैं? जो नस लेके जाती है उस नस को क्या कहते हैं? भाई उसको एओर्टा कहते हैं या महाधमनी कहते हैं। तो यहां लिख दिया मैंने महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? रक्त दाब मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए। कौन सा इसका सही आंसर जाएगा बेटा? कौन सा इसका सही आंसर जाएगा? स्फेग्नोमैनोमीटर से। अगला प्रश्न आपके सामने, रक्त का कौन सा अवयव घायल अवस्था में रक्त स्राव की मात्रा को रक्त का थक्का बनाने के लिए? आ गया यही क्वेश्चन फिर से। अगला प्रश्न, हमारे शरीर में पीएच किस परास पे काम करता है? 7.8 तक काम करता है भैया। अगला प्रश्न, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया में कौन नियंत्रित होता है? बिल्कुल द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल नियंत्रित होती हैं। द्वार कोशिकाएं या फिर गार्ड सेल इसका कंट्रोल करती हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, हाँ, फ्लोएम ऊतकों का कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है किसमें होता है भैया? परिवहन मैंने बताया था सुक्रोज के रूप में, संचय स्टार्च के रूप में, और बनता किसमें है? ग्लूकोज के रूप में। तो कहाँ पे भैया? सुक्रोज कहीं है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है? तो जाइलम और फ्लोएम दोनों ही संवहन ऊतक है, इसलिए डी वाला सही आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है भैया? तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। 80 में से 40 क्वेश्चन करना रहेगा, 40 को इसमें से नहीं आएगा तो बता दीजिएगा हमको, गारंटी दे, मतलब इसमें से नहीं, बायोलॉजी वाला जितना पोर्शन रहेगा सब इसमें से मिलेगा। मानव हृदय घिरा होता है एक भित्ति के द्वारा, उस भित्ति को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता? हीमोग्लोबिन किसमें नहीं होता? मक्खी में नहीं होता, पक्षी में होता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक आरबीसी होती है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, कई बार बताया गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न, रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और वाटर सब, इसलिए सही डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर होगा। डी वाला क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर होगा। अगला प्रश्न, डायलिसिस मशीन द्वारा रुधिर का शुद्धिकरण क्या कहलाती है? वैसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। हीमो माने होता है रुधिर, डायलिसिस माने छन्ना, रुधिर का छन्ना, हीमोडायलिसिस कहलाएगी। ठीक है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक आरबीसी इसका सही आंसर होगा। बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। मनुष्य में वृक्क तंत्र का भाग है जो संबंधित होता है उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव में डायलिसिस थैली कौन सी होती है? नेफ्रॉन होती है। और नेफ्रॉन को ही क्या बोलते हैं? वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है भैया, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है। निम्न में कौन सा उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? वृक्क होता है। अगला प्रश्न, पौधों में उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? रेजिन, टैनिन और गोंद। ये गोंद लिखा है भैया, है ना, गोंद। अगला प्रश्न आपके सामने, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का? बिल्कुल सभी का। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के आकार का होता है। सेम के बीज के आकार का होता है। निम्न में से कौन सा हेट्रोक्राइन ग्रंथि है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि 2 नंबर में पूछा जा सकता है। ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी
स्रावी व बाह्य स्रावी, व बाह्य स्रावी दोनों की तरह व्यवहार करती है, व्यवहार करे, हेटेरोक्राइन ग्रंथि कहलाती है। तो इसमें सही आंसर कौन सा जाएगा? वृषण जाएगा। इसके अलावा और आप दिमाग में रखे रहिएगा, वृषण या फिर ओवम, ओवम को क्या बोलते हैं? ओवरी, अंडाशय, अंडाशय आ जाएगा तो भी यही बात सही है, अंडाशय। और इसके अलावा अगर पैंक्रियाज यानी अग्नाशय आ गई तो भी बात, ये तीनों के तीनों नाम याद रखेंगे, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण, तीनों हेटेरोक्राइन ग्रंथि मानी जाती है। अगला प्रश्न, मानव में यूरिया की मात्रा 2% होती है भैया, ठीक है। अगला प्रश्न, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में आपोहन द्वारा पृथक करता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीवाश्म क्या होते हैं? जीवों के बचे हुए अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं, जो किसी न किसी तरीका से प्रिजर्व हो गया, सुरक्षित हो गया है। जैसे मैं कहूं कि किसी का बॉडी है, कोई फौजी हैं हमारे भारत के, और मान लीजिए सियाचिन ग्लेशियर पे उनकी ड्यूटी है, ठीक है। अब उस परिस्थिति में मान लीजिए उनकी मौत हो जाती है किसी कारण से, गोली लगने से या किसी कारण से, मान लीजिए वो एक्सपायर कर जाते हैं। तो अगर उनकी बॉडी कहीं गिर जाए और वो बर्फ की बारिश हो जाए जिससे वो बॉडी पे खूब ढेर सारी बर्फ पड़ जाए, तो वो बॉडी वहीं पे क्या हो जाती है? सेफ हो जाती है। और ये कब तक सेफ रहेगी? कई सालों तक सेफ रह जाती है। फिर मान लीजिए कभी बर्फ पिघली तो वो बॉडी अपने आप बर्फ पिघलने की वजह से ऊपर आ जाती है, पूरी बॉडी सेफ है। इस प्रकार के जो बचे हुए अवशेष होते हैं, चाहे पौधों के हों, किसी जीवित जंतु के हों, वो किसी न किसी तरीके से अगर प्रिजर्व हो गए हैं तो जीवाश्म कहलाते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अगला प्रश्न, पोषण स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला द्वारा दर्शाइए। तो आहार श्रृंखला में उत्पादक और उपभोक्ता स्थान ग्रहण करने वाले जीवमंडल को एक निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, जिसे पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक का पहला स्थान होता है। यदि हम पौधों का सेवन करें तो श्रृंखला में केवल उत्पादक तथा उपभोक्ता स्तर रहते हैं। मांसाहारियों की आहार श्रृंखला में अधिक उपभोक्ता हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलेंगे। मधुमेह के रोगियों के लिए बता दिया है मैंने। पित्त रस क्या है, इसका पाचन में क्या रोल होता है, ये भी करा दिया। स्वपोषी और परपोषी में अंतर आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कल के पेपर के लिए, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, पादप हार्मोन क्या है समझा दिया मैंने। नर हार्मोन और मादा हार्मोन, नर हार्मोन में टेस्टोस्टेरॉन को दिमाग में रखिएगा, कहाँ क्या करता है? शुक्राणुओं का निर्माण करता है। मादा हार्मोन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण याद रखेंगे। एस्ट्रोजन क्या करते हैं? द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास और जनन शक्ति का डेवलपमेंट, जबकि प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? भ्रूण का पोषण करता है। प्रकाश संश्लेषण की रोशनी के लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक होती है, ये प्रयोग है, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। फिलहाल मैं चाहता हूं एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। मुख गुहा में डाइजेशन सब कराया हुआ क्वेश्चन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन स्थल में निम्नलिखित में क्या होता है भैया? पूर्ण पाचन स्थल मैंने बताया है छोटी आंत होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किसकी वजह से? यूरोक्रोम के कारण। अगला प्रश्न, गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है, कहाँ पे? मूत्राशय में, ठीक है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक से होती है? एक्टोडर्म से होती है। अगला प्रश्न, दो तंत्रिकाओं के बीच में जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है किसके लिए? सभी के लिए उत्तरदायी होता है भैया, है ना। पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसके भाग होते हैं? पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। किसके भाग होते हैं? पश्च मस्तिष्क के। अगला, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन के लिए? अनुमस्तिष्क का आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो दिमाग संवेदग्राही नहीं है। 5 संवेदग्राही अंग होते हैं, कौन कौन से? आंख, कान, नाक, गला, आंख, कान, नाक, जीभ और स्किन, ठीक है, ये हो गए। अगला नाम आता है मेरुरज्जु, कहां से निकलता है? ये मेडुला से निकलता है भैया, मेडुला से। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? लगभग 1400 ग्राम, ठीक है। अगला, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा संवेदग्राही अंग नहीं है? अगला प्रश्न, मनुष्य की कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 12 जोड़ी, इसका परम सत्य आंसर है, 12 जोड़ी होती है। अगर मेरु तंत्रिकाएं पूछेगा तो वो होती है 31 जोड़ी, ठीक है। अगला प्रश्न, ऑक्सीन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन होता है, पादप हार्मोन। पादप हार्मोन का उदाहरण है ऑक्सीन। जिब्रेलिन क्या है? एक हार्मोन है भैया, एक हार्मोन है, पौधों का हार्मोन है।
कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अब्सिसिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, पादप में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा होता है? वृद्धि हार्मोन, जिब्रेलिन, सब कराया हुआ क्वेश्चन है। बीजांड की और पराग नलिका का कीमोट्रोपिज्म कराया हुआ क्वेश्चन है। लेटेक्स सामान्यतः देखिए जो दूधिया पदार्थ होता है, दूधिया पदार्थ सब में पाया जाता है, चाहे पीपल, बरगद, कनेर, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? डी फॉर डायनामाइट। फल पकाने वाला हार्मोन मैंने बता दिया है, कौन सा होता है भैया? इथाइलिन होता है। अगला प्रश्न, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग मधुमेह हो गया, कई बार कराया। थायरॉक्सिन हार्मोन का श्रावण कहां से होता है? थायराइड से थायरॉक्सिन, याद रखिएगा, ठीक है। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, और कैसी ग्रंथि है भैया? बाह्य स्रावी ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है? बाह्य स्रावी ग्रंथि है, नोट करेंगे इससे। एड्रेनलिन हार्मोन का श्रावण कहां से होता है? अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, ठीक है। अमीबा में पोषण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए। अमीबा में प्राणी समभोजी प्रकार का भोजन पोषण पाया जाता है, जिनके अंतर्गत यह ठोस भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है। पोषण के विभिन्न चरण एक कोशिका के भीतर संपन्न होते हैं। ये डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विधारियों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है भैया? एनर्जी की प्राप्ति के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शरीर में मेंटेनेंस यानी कि टूट फूट की मरम्मत के लिए, इन सारी चीजों के लिए भोजन जरूरत है, ठीक है। रीडिंग जरूर कर लीजिएगा। मनुष्य में श्वसन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। श्वसन प्रक्रिया मैंने कराया हुआ है, एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, अगला प्रश्न, ये फिगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा इस फिगर को, ठीक है। वृक्क का नामांकित चित्र बना करके वर्णन करें। वर्णन करने की क्रिया मैंने कर दी है। कितना साइज होता है? संख्या में 2 होते हैं, 10x6x3 के रेशियो में होता है। 10 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 6 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 3 सेंटीमीटर मोटाई होती है। सेम के बीज के आकार का होता है। ये सारी बातें मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट, लगाइएगा इसको, ठीक है। चलिए ओके, आगे एंड्रोजन क्या है भैया? मादा हार्मोन है। टेस्टोस्टेरॉन क्या है? वृषण से निकलने वाला हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्थ हार्मोन कहलाता है? ऑक्सीटोसिन बर्थ हार्मोन कहलाता है। देखिए ये बहुत ही फास्ट राउंड है, जितना तेज आप रिकवरी कर सकते हो उतना तेज रिकवरी करिए। मुझे तो गर्मी आने लगी पढ़ा पढ़ा के, ठंडी के मौसम में। किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? कई बार अभी कराया हुआ क्वेश्चन है। हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। रक्त में शर्करा की मात्रा, रिलैक्सिन नहीं, इंसुलिन सही इसका आंसर है, ठीक है। हाइड्रा में प्रजनन विधि कौन सी पाई जाती है? मुकुलन की विधि पाई जाती है भैया, मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। पराग कोश कहाँ पे बनता है भैया? पराग कण में, पराग कोश में पराग कण बनते हैं। द्विविखंडन का उदाहरण कौन सा होता है? अमीबा इसमें द्विविखंडन का एग्जाम्पल है, ठीक है। आगे फूल में नर जननांग कौन सा होता है? पुलिंग से पुकेसर, याद रखिएगा, पुलिंग से पुकेसर, ठीक है। अगला पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, किसके द्वारा? फूलों के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित से कौन सा एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है? पपीता उदाहरण है, पपीता। फूल का कौन सा भाग फल में बदलने का काम करता है? अंडाशय पूरा फल में बदलता है। और बीजांड अगर पूछ लेगा, बीजांड अगर पूछ लेगा तो ये बीज बनाता है। क्या बनाता है? बीज बनाता है। अगला प्रश्न, पौधों में जननांग कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में पाए जाते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? परागकण बता दिया, पराग कोश में बनते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसमें द्विविखंडन होता है? सेम प्रोसेस, बीज विकसित होता है बीजांड से। अलैंगिक जनन की विधि है इनमें सभी, है ना। अंडाणु निषेचन होता है कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन नलिका में, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु नर युग्मक होता है। अंडाणु क्या होता है भैया? मादा युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। कोई भी युग्मक हो, इसमें कोशिका गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? गुणसूत्र की संख्या 23 होती है, 23 जोड़ी नहीं, 23, ठीक है। मानव की केस में बात हुई है। नर युग्मक मादा युग्मक निषेचन कहलाता है। इनका संलयन क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का भाग होती है। अगला प्रश्न, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में होता है, जबकि गंदा जल में कौन सा होता है? मलेरिया वाला। मलेरिया वाला कहाँ पे उत्पन्न होता है? गंदे जल में, ठीक है। निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग नहीं है, मस्सा जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये दोनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं, ठीक है। यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। मानव शरीर में किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है भैया? 23 जोड़ी होती है, 23 जोड़ी होती है। अगर 23 जोड़ी ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या जाएगा? 46 जाएगा, ठीक है। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने। इन्हीं को वंशागति का जनक भी कहा जाता है। स्त्रियों में गुणसूत्रों का युग्म होता है XX। आंखों कौन सा विलक्षण वंशागत नहीं होता? चमड़ी का रंग, आंख का रंग, शरीर का आकार भी वंशागत होता है, लेकिन बल की प्रकृति नहीं होती है, ठीक है।
मेंडल ने अपने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए कौन सा पौधा चुना था? मटर का। इसका वनस्पति का नाम क्या है? पाइसम, पाइसम सैटिवम, पाइसम सैटिवम। डन है। चलो अगला, निम्न में से कौन सा बौने पौधे को दर्शाता है? स्मॉल टी, स्मॉल टी। अगला, किसी जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं भैया, जीनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अनुवांशिकी का पिता कहते हैं? मेंडल साहब का नाम याद रखिएगा। अगला नाम, जीन शब्द की उत्पत्ति किसने प्रस्तुत किया था? जॉनसन। जे से जॉनसन, जे से जीन, नाम याद रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23। इसमें ऑप्शन दिया हुआ लगा मत देना, केवल लिंग गुणसूत्र की संख्या 23वां जोड़ी, केवल और केवल एक नाम आएगा इसमें, 23वां जोड़ी गुणसूत्र। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी समानता किससे अधिक है? आपकी बुक में जो भी आप लोग आंसर लिए हैं, टारगेट हो गया, फलाना हो गया, जितने भी हैं सब में गलत आंसर लगा हुआ है चिंपांजी। ठीक है, चिंपांजी आंसर सही नहीं है इसका। चीन का विद्यार्थी आंसर लगा के आना, बहुत बढ़िया लगाएगा। कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख दोनों उड़ने का काम करते हैं, समजात अंग नहीं है, समवृत्त अंग है। समवृत्त कौन सा है? ये आंसर सही है इसका। ठीक है, मैंने समकृत से याद कराया था। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखा था? डार्विन साहब की रचना है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी है, क्या अवशेषी अंग है? क्रीम रूपी परिशेषिका। नाम बना है क्या? अपेंडिक्स को ही क्रीम रूप परिशेषिका कहते हैं। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसकी रचना है? रॉबर्ट हुक साहब की है। अगला, मानव का उद्भव स्थान कहां माना जाता है? अफ्रीका के जंगलों में माना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? जो पौधों का उपभोग करे उपभोक्ता है। हरे शैवाल नहीं, नीले हरे शैवाल हरे पौधे जंगली जानवर, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक जलीय आहार तंत्र? जल में जो पारिस्थितिकी तंत्र चलेगा जलीय आहार तंत्र कहलाएगा। क्या हो गया भैया? घास, मछली, मनुष्य। घास जलीय कीट, मछली और मनुष्य। शैवाल जलीय कीट और मछली, बिल्कुल सही आंसर, मुझे यही लग रहा है। आप लोग अपना देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, पहले ही बता दिया समताप मंडल की कहानी। अब घटक कौन से होते हैं भैया? कवक का नाम एग्जाम्पल बताया था और जीवाणु का नाम बताया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? घास, बकरी और मानव। घास, गेहूं और आम, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने देख लो जरा। बाघ उपभोक्ता होता है, सबसे ऊपर बाघ और शेर दो ही नाम आते हैं तृतीय स्तर के उपभोक्ता के रूप में, तृतीय स्तर में। अगली कहानी आती, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशात्मक होता है। कहां पे आंसर भैया? ये हो गया, हमेशा नीचे से ऊपर की ओर चलती है। पारिस्थितिकी तंत्र में बारे बारे डबल क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक जैविक पारितंत्र द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जिसका अपघटन संभव है वो अपघटित हो जाएगा। कौन सा? सूखे घास के पौधे हो जाएंगे। पॉलीथीन बैग नहीं होगा, रबर नहीं होगा जल्दी, प्लास्टिक की बोतलें नहीं होंगी। सही आंसर कौन सा जाएगा? ए फॉर अफगानिस्तान। ओजोन की परत कहां पे? सीएफसी की वजह से ये डैमेज हो रही है, पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ये जवारी का होता है, हमको नहीं मालूम है, बाकी तीनों है। अगला, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%। अगला, चिपको आंदोलन किससे संबंधित होता है? वन संरक्षण से है चिपको आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न, टिहरी बांध का निर्माण, हाँ बिल्कुल, इनमें सभी के लिए, बिजली उत्पादन के लिए, भूमि सिंचाई के लिए, जल आपूर्ति के लिए। ठीक है, चलते रहो चलते रहो। ओह माय गॉड, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से भी आपके सामने तुरंत केमिस्ट्री की क्लास आने वाली है। बेहद ही जोरदार तरीके से सेशन को शेयर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं तुरंत कुछ ही समय के बाद, थोड़ा इंतजार और आपके सामने फिर से होगा रसायन विज्ञान पे प्रहार। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।